हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, हमने अपने पिछली क्लास में पार्ट 1 कंप्लीट किया था। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 2 में क्या होगा, जो हम लास्ट ईयर का 9th क्लास का एनुअल एग्जाम का या वार्षिक परीक्षा का जो हम पेपर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, तो उस पेपर को हमें क्या करना था, 2 पार्ट में कंप्लीट करना था, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि हम जो पार्ट 1 है, पार्ट वन में हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और कंप्लीट पेपर देखने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में 2025 के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है ना। और पार्ट 2 हमारा जो है, आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन और 7 नंबर वाले क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट करने वाले हैं। क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी, पर अगर आप पूरा देखोगे तो आपको इसमें फायदा मिल रहा होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने 10th क्लास या 12th क्लास के लिए भी पुराने पेपर सॉल्व करवाए थे या सीरीज बनाई थी, तो उसमें से एग्जाम में आप देखोगे तो 60% 70% क्वेश्चन हमें एज इट इज सीधे सीधे देखने के लिए मिल रहे थे। तो हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि 9th 11th क्लास में भी ऐसा होगा, तो इसलिए हम 9th और 11th क्लास के लिए भी ऐसा बना रहे हैं या ऐसा सिस्टम हम लेकर आ रहे हैं जिसमें आप सारे पेपर्स को क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि इस सीरीज में या इस क्लास में आपको एक तो पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, दूसरी चीज आपको सबसे अच्छी ये मिल रही होगी कि आपको आंसर राइटिंग भी साथ ही साथ बताई जा रही होगी, जिसमें आपको ये बताया जा रहा होगा कि पेपर के अंदर हमें 3 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन और 7 नंबर के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं, ये हमें कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर जो है वो पेपर में बहुत बड़ा वेटेज आप देखने के लिए आपको मिल रहा होता है। ये पूरे पूरे 80 मार्क्स बना रहे होते हैं। तो अगर हम इनको बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हैं तो हम पेपर में 90 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हैं, 90% अपना स्कोर हम बना सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो लोकल एग्जाम्स को हमें बहुत हल्के में नहीं लेना है। जब आप 9th क्लास में बहुत अच्छी तैयारी करते हो और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते हो तो आपका 10th क्लास या बोर्ड एग्जाम के लिए एक अच्छा बेस तैयार हो रहा होता है। तो दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि हम अभी जो है वो 2025 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, हम इसके बाद 2024 का पेपर सॉल्व करेंगे और ठीक इसके बाद मैं आपको 2023 का पेपर सॉल्व करवाऊंगा। तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 पहले कंप्लीटली देख लें, उसमें मैंने आपको पूरा पेपर बताया है, साथ ही साथ मैंने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करवाए हैं। और इस पेपर की या इस क्लास की जो आपको पीडीएफ है वो कंप्लीटली आपको टेलीग्राम पर मिल रही होगी, तो आप सीधे उसको जाकर क्या कर सकते हैं, वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चंस मैंने आपको सारे बता दिए थे कि 3 नंबर वाले कितने क्वेश्चंस हैं, 5 वाले कितने हैं और 7 वाले कितने। तो हम सीधे ही स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये 3 नंबर में एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। वर्ड लिमिट जो होती है वो 75 वर्ड्स होती है कि हमें इसके अंदर अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना होता है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा बनता है, ये 5th नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा, ये है आत्मविश्वास को प्रभावित करने वाले आपसे कारक यहाँ पर पूछे गए हैं ना। इसको हम बोलेंगे व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब आत्मविश्वास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो एक बात आपको मैं बता दूं कि अगर 9th क्लास में आप हैं, ठीक, और आपने रोजगार कौशल या एम्प्लॉयबिलिटी ठीक से नहीं पढ़ा है, तो एक प्लेलिस्ट आपको पूरी मिल जाएगी जिसमें लगभग 40 से ज्यादा क्लासेस हैं, है ना। तो आप रोजगार कौशल वहां पूरा देख सकते हैं, डिटेल में मैंने सारी चीज आपको एग्जाम ओरिएंटेड वहां पर बताई हुई है, क्योंकि ये भी 25 नंबर का सेक्शन बना रहा है, ठीक है। तो आत्मविश्वास क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्या होता है। अब यहां पर हम आत्मविश्वास की परिभाषा ना लिखें क्योंकि क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है। अगर 5 नंबर का होता तो हम 1 से 2 लाइन में बता सकते थे। तो हम सीधे यहां पर क्या कर रहे होंगे, आत्मविश्वास को प्रभावित करने वाले हम 3 से 4 कारक यहां पर लिख रहे होंगे। तो पहला कारक हम क्या लिख देंगे, पारिवारिक वातावरण। परिवार का प्यार, है ना, स्नेह, सहयोग, प्रोत्साहन आत्मविश्वास को क्या करता है, मजबूत बनाता है। जबकि लगातार अगर आलोचना हो रही है या किसी से तुलना हो रही है तो ये आपको क्या कर सकता है, कमजोर बना सकता है ना। आप ऐसा लिख सकते हैं। देखो, मेरा उद्देश्य ये है, मैं आपको पेपर सॉल्व करवा रहा हूं, आपको तो मॉडल पेपर मिल जाएगा, है ना, बुक में भी इसके आंसर मिल जाएंगे, पर मैं आपको पेपर इसलिए सॉल्व करवा रहा हूं क्योंकि मेरी ये कोशिश है कि आपको जो आंसर मिल रहा हो वो सरल भाषा में मिल रहा हो और कैसा मिल रहा हो, टू द पॉइंट मिल रहा हो, कि आप एग्जाम में इसको पढ़ के बहुत आसानी से समझ के क्या कर सकें, लिख सकें और पूरे मार्क्स लेकर आ सकें। हमारा उद्देश्य जो है वो सीधा सीधा है कि हम एग्जाम के लिए आपको एक ऐसा मटेरियल या कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें चीजें क्या हो, सरल हो, है ना, थोड़ी सी किताब से हटके हो, ठीक है, जिसमें हम क्या करें, उसको सरल तरीके से या बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम में समझ सकें और हम लिख सकें। क्योंकि जो लैंग्वेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप किताब पढ़ रहे हैं और उस किताब की लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल है या कठिन है तो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक वैसे ही अगर आप अपनी कॉपी में, चाहे आप बोर्ड परीक्षा में हो या लोकल एग्जाम आप लिख रहे हो 9 और 11 के, अगर आप अपनी लैंग्वेज कॉपी में जो लिख रहे हो अगर वो सरल शैली में और समझाते हुए आंसर लिखोगे तो एग्जामिनर को या कॉपी चेक करने वाले को बहुत आसानी से चीजें समझ में आएंगी। और जब चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी तो आपको मार्क्स भी पूरे मिल रहे होंगे, ठीक है ना।
दूसरा पॉइंट हमारे पास बनता है शैक्षणिक और सामाजिक अनुभव। तो विद्यालय में सफलता, शिक्षकों का मार्गदर्शन और मित्रों का सकारात्मक व्यवहार जो है वो आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तीसरा पॉइंट हम बना रहे होंगे व्यक्तिगत सोच। तो सकारात्मक सोच, आत्म स्वीकृति और लक्ष्य निर्धारण आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, जबकि जो डर है, नकारात्मक विचार है, ये क्या करते हैं, इसको घटाते हैं या आत्मविश्वास को क्या करते हैं, कमजोर करते हैं। तो ऐसा आप एक कंप्लीट आंसर 3 नंबर के लिए फ्रेम कर सकते हो या लिख सकते हो। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, हरित कौशल क्या है। इसको हम बोलते हैं ग्रीन स्किल। क्या बोलते हैं, ग्रीन स्किल। रोजगार कौशल की 5th यूनिट में आपको जो चैप्टर मिलता है उसका नाम ही क्या है, हरित कौशल या ग्रीन स्किल, है ना। यहां से एक क्वेश्चन, अब 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे होते हैं ना। ठीक है, उद्यमशीलता वाला जो 4th चैप्टर है वहां से भी आप देखते हो एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे होते हैं। तो हरित कौशल क्या होता है, सबसे पहले इसकी परिभाषा बताएंगे एक लाइन में कि हरित कौशल वे कौशल होते हैं जो पर्यावरण की सुरक्षा, सतत विकास को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। ऐसे कौशल को हम क्या बोलते हैं, हरित कौशल कहते हैं। उसका उद्देश्य क्या होता है, तो हम उद्देश्य लिखेंगे कि ऊर्जा और संसाधनों की बचत करना तथा प्रदूषण को कम करना इसका क्या होता है, उद्देश्य होता है। हम एग्जाम्पल की बात या उदाहरण की बात करते हैं तो पेड़ लगाना, कचरे का पृथक्करण, रिसाइकलिंग और स्वच्छता बनाए रखना जो होगा वो इसके क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। तो मुझे लग रहा है अगर आप इस अप्रोच के साथ अपना आंसर लिखोगे तो आपको 3 नंबर आराम से मिल रहे होंगे, क्योंकि हमने परिभाषा एक लाइन में बता दी, आपको 1 नंबर डेफिनेटली यहाँ पर मिल जाएगा। इसके उद्देश्य में आपको 1 नंबर मिल जाएगा और इसके एग्जाम्पल में भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। कोशिश ये करनी है कि जहां एग्जाम्पल या उदाहरण बन सकते हैं 3 नंबर में, वहां अगर हम 3 डायमेंशन या क्वेश्चन की 3 चीजों को आसानी से हम कवर कर रहे होंगे तो आप 3 नंबर आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं या ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं माउस का संचालन, है ना। माउस का संचालन सबसे पहले हम बताएंगे माउस क्या है भाई, एक इनपुट या एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस को हम क्या कर सकते हैं, मूव कराकर स्क्रीन पर कर्सर को या आइकॉन पर हम क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, किसी विकल्प पर हम जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हम बता देंगे क्लिक करना। किसी फाइल, फोल्डर या विकल्प को खोलने के लिए क्या करते हैं, बाएं बटन को प्रेस करते हैं या दबाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बताएंगे ड्रैग और ड्रॉप, है ना। तो बटन को दबाकर किसी वस्तु को या बटन को प्रेस कर किसी बटन को प्रेस करने से किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, ले जाया जा सकता है या ड्रैग और ड्रॉप किया जा सकता है। हम माउस से क्या करते हैं, हमारे पास माउस होता है, आप सबको पता है माउस में क्या होता है, 2 बटनें होती हैं, एक लेफ्ट बटन होती है, क्या होती है, एक राइट बटन होती है। ठीक है, और एक क्या होता है बीच में मिडिल बटन होती है, इसको हम स्क्रॉल बार के नाम से जानते हैं। तो आपने क्या किया, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर हमारा कर्सर है, तो हमने लेफ्ट बटन को क्या किया, प्रेस किया, तो ये ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से माउस को मूव कराया और ऑब्जेक्ट जो है वो आपको साथ में देखोगे तो माउस के साथ में ये आपका मूव होगा। मूव करने के बाद हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ छोड़ दिया, तो छोड़ने को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉप करना, है ना। और अब इसको जब खींच के यहाँ लाए थे तो इसी, है ना, क्रम को या इसी घटना को क्या बोला जाता है, ड्रैग करना। तो ड्रैग एंड ड्रॉप ये होता है। आप चाहो तो एक छोटा सा माउस का सिंपल सा एग्जाम में डायग्राम भी यहाँ पर बना सकते हो और इसका नामकरण आप कर सकते हो। तो आप देखोगे यहाँ पर 3 नंबर के लिए ये सफिशिएंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है मेल मर्ज, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है मेल मर्ज क्या होता है। ठीक है, बड़े क्वेश्चंस भी इससे बन रहे होते हैं 5 या 7 नंबर के। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिख रहे होंगे कि जो मेल मर्ज होता है ये एमएस वर्ड की हम बात कर लें, ठीक है, चाहे हम किसकी बात कर लें, लिब्रे ऑफिस की हम बात कर लें, है ना, या लिब्रे ऑफिस हम राइटर की बात कर लें, ये सभी एप्लीकेशंस में क्या होता है, यूजफुल होता है या उपयोग किया जाता है। तो मेल मर्ज जो है ना, वो एक सुविधा होती है जिससे एक ही पत्र को कई लोगों के लिए अलग अलग नाम और पते के साथ क्या हो सकता है, तैयार किया जा सकता है। ये मेल मर्ज की क्या हो जाएगी भाई, परिभाषा या इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उपयोग इसका क्या हो गया, जैसे आपको मान लीजिए कि आपके ऑफिस में 15 लोग काम करते हैं या आप एक कंपनी में काम करते हैं, वहां पर 25 लोग काम करते हैं। अब 25 लोगों के क्या है, नाम अलग अलग हैं, पर हमें इन सारे 25 लोगों को क्या करना है, एक ही पत्र या एक ही लेटर या एक ही जानकारी या एक ही कार्ड हमें क्या करना है, भेजना है, पर लोगों के नाम अलग अलग हैं, पते अलग अलग हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम किसका उपयोग करते हैं भाई, मेल मर्ज का हम उपयोग करते हैं। तो लिखा है कि निमंत्रण पत्र है, कोई प्रमाण पत्र है, कोई नोटिस है, आपको अलग अलग व्यक्तियों को भेजना है। कंडीशन ध्यान रखें, पत्र एक ही है, पत्र अलग अलग नहीं है। पत्र अलग अलग होंगे तो फिर हम अलग अलग व्यक्तियों को भेज सकते हैं, पर एक ही चीज को जब अलग अलग नाम के व्यक्तियों को भेजा जाता है तो इस क्रम को हम क्या कहते हैं, ऐसे सुविधा को हम या इस फीचर को हम बोलते हैं मेल मर्ज। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, है ना। फिर आप लिख सकते हैं इसके घटक। तो इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से दस्तावेज और डेटा सोर्स क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो आप इस तरीके से इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं और लास्ट हमारा जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा कि स्लाइड में चित्र को या ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए कौन कौन से स्टेप हैं या चरण हैं। तो आप बताएंगे लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में हम स्लाइड को
है ना, स्लाइड में चित्र या ऑब्जेक्ट को अगर ऐड कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं तो हमें कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। पहला स्टेप आता है स्लाइड को चुनें। तो जिस स्लाइड में चित्र या ऑब्जेक्ट जोड़ना है हम सबसे पहले उसका चयन कर लें, उसको हम क्या कर लें, सेलेक्ट कर लें। फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इंसर्ट मेन्यू पर हमें क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, इंसर्ट मेन्यू पर क्या करना है, क्लिक करना है। मेन्यू बार में क्या होगा, इंसर्ट विकल्प आप जो देखोगे वो विकल्प आपको मिल रहा होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चित्र या ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है। तो इमेज या अन्य ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई शेप है या चार्ट है, इसको हम सेलेक्ट कर चुनकर क्या करेंगे, फाइल से चयन करेंगे और ओपन या इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो आपकी स्लाइड होगी उसके ऊपर वो चित्र जो है वो ऐड हो जाएगा। फिर आप उसको माउस से मूव करके उसकी पोजीशन जहां आपको रखनी है वहां जाके आप उसको क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 15 तक, है ना, या क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 15 तक जो क्वेश्चंस होते हैं सारे, ये आपके जो होते हैं सारे ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो दृश्य संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले कोई 5 सामान्य संकेतों के बारे में आपसे पूछा गया है कि कोई भी 5 सामान्य संकेत आप बताएं या उनको क्या करें, उदाहरण के साथ आप बताएं। तो सबसे पहले हमें एक बात समझनी होगी कि दृश्य संचार क्या होता है। तो हमने कम्युनिकेशन में पढ़ा हुआ है, चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है कि जो दृश्य संचार होता है इसमें क्या होता है, जनरली इमेजेस का, चित्रों का या प्रतिबिंबों का उपयोग करके संचार किया जाता है। हम एक चित्र या एक इमेज बता देते हैं, इससे सामने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, उस चीज को समझ सकता है या उस संचार को समझ सकता है जो उसके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो एक लाइन में आप चाहें तो यहाँ परिभाषा लिख सकते हैं कि चित्रों की इमेज के द्वारा, चित्रों के प्रतिबिंबों की या इमेज के द्वारा जो संचार किया जाता है उसे हम दृश्य संचार कहते हैं। ठीक है, और दृश्य संचार में उपयोग किए जाने वाले सामान्य संकेत निम्न है। सबसे पहले मान लेते हैं हम ट्रैफिक सिग्नल हो गया। अब ट्रैफिक सिग्नल आपको पता है इस तरीके से संकेत बना होता है और लाइट लगे होते हैं अलग अलग कलर की। ठीक है ना, तो हमें समझना होता है देख के कि कौन से कलर का लाइट जल रहा है। अगर मान लीजिए इसमें लाल लाइट होता है, पीला होता है और कौन सा होता है, हरा। ठीक है ना, तो हरा लाइट अगर जल रहा है तो हमें इसको देखकर समझना पड़ेगा कि ये किसका संकेत है, पीला किसका संकेत है और लाल किसका संकेत है। सावधान रहने और चलने के संकेत क्या करते हैं, ये देते हैं। ट्रैफिक सिग्नल जो है, अगर हम बात करें तो लाल लाइट अगर जल रहा है तो इसका मतलब है आपको क्या करना है, रुकना है या स्टॉप होना है। पीला लाइट अगर जल रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, तैयार रहना है। ठीक है, और हरा लाइट अगर जल रहा है तो इसका मतलब है अब आप चल सकते हैं, रास्ता क्या है, क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप इसका संकेत जो है वो बना सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं नो पार्किंग, है ना। तो नो पार्किंग का मतलब क्या होता है, वाहन खड़ा करने पर प्रतिबंध लगाना या वहां पर मना करना या मनाही होना कि आप यहाँ वाहन खड़ा नहीं कर सकते। तो आप देखते हो यहाँ पर इस तरीके से संकेत बना होता है और ये सिंगल लाइन इसके ऊपर बनी रहती है। या नो पार्किंग कई बार लिखा भी होता है और नहीं भी लिखा तो हम इससे देखकर समझ जाएंगे कि भैया पी पर इस तरीके से लाइन बनी हुई है, मतलब नो पार्किंग का ये क्या है, सिंबल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं धूम्रपान निषेध संकेत, मतलब सिगरेट पर, ठीक है, या जो एक इस तरीके से एक सिगरेट बनी होगी आप देखोगे और यहाँ से इस तरीके से, और इस पे एक सर्किल बना होगा और यहाँ पर एक सिंगल लाइन बनी होगी, जिसका मतलब यहाँ पर धूम्रपान क्या है, निषेध है। मतलब यहाँ पर धूम्रपान नहीं करना है या इस तरह की गतिविधि नहीं करनी है ना। इसका अर्थ क्या होता है, लिखा हुआ है कि इस स्थान पर धूम्रपान करना क्या है, मना है या ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 4th नंबर पर अस्पताल का चिन्ह या रेड क्रॉस का चिन्ह। तो चिकित्सा सहायता के लिए आप देखते हैं किस तरीके से जो है वो हॉस्पिटल का सिंबल बना होता है या इस तरीके से एक हॉस्पिटल बनी होती है। ठीक है, और यहाँ प्लस लिखा होता है। ठीक है, तो ये बताता है कि यहाँ पर रेड क्रॉस हॉस्पिटल है या अस्पताल है। इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ चिकित्सा सुविधा क्या है, उपलब्ध है। आपने देखा होगा कुछ लोग अपने वाहनों में भी क्या करते हैं, इस तरीके से प्लस का साइन बनवा लेते हैं। मतलब ये क्या है, हॉस्पिटल से या डॉक्टर से संबंधित क्या है, वाहन है या इससे संबंधित गाड़ी है। नेक्स्ट आ जाता है खतरे का संकेत, यानी किसी भी संभावित जोखिम या सावधानी की क्या करता है, सूचना देता है ना। अर्थ क्या होता है, आप सावधान रहें, यहाँ पर क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। तो इस तरीके से आप देखते हो कुछ इसमें सिंबल जो है वो खतरे का बना होता है। तो आप बिजली वाले स्थानों पर देख सकते हैं, कोई पावर प्लांट है, कोई बिजली स्टेशन है, वहां पर आप देखते हो ये संकेत जो है वो उस मशीन के ऊपर या उसके ऊपर बना होता है। ठीक है, या कोई फैक्ट्री वगैरह है, एनटीपीसी है, उनमें भी आप देखते हो कि जहां खतरे की चेतावनी रहती है, कोई केमिकल से संबंधित परेशानी है या कोई आग से संबंधित या कोई विस्फोटक से संबंधित परेशानी है, तो वहां पर इस तरह का सिंबल या निशान या चित्र जो है वो बनाया जाता है, जिससे आप देख के उसको इजीली समझ पाओ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है फाइल और फोल्डर के बीच क्या अंतर है ना।
तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम कोशिश करें यहाँ पर 5 हम पॉइंट्स को लेकर चल रहे हो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसको टेबल फॉर्म में बनाएं, जिसमें कम से कम शब्दों में लिखना होता है और नंबर आपको पूरे 5 यहाँ पर मिल रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं होगी अगर आप इस फॉर्मेट में इस आंसर को लिख रहे होंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कॉलम बना लिया जिसमें हमने आधार या बेस लिख लिया कि हम किस चीज के बारे में बात करने वाले। सबसे पहले हम परिभाषा बताने वाले हैं फाइल की और फोल्डर की। तो क्या परिभाषा हो गई? फाइल वह इकाई होती है जिसमें डेटा या सूचना क्या होती है? संग्रहित होती है। ध्यान रखें, मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम जितने कम वर्ड का उपयोग कर रहे होंगे, ठीक है, ये बिल्कुल बात हम सही नहीं मानते कि 75 लिखा है तो आप 75 शब्द ही लिखोगे तो ही आपको 3 नंबर मिल रहे होंगे। ऐसा नहीं होता है। आपने आंसर कम शब्दों में कितना अच्छा लिखा है जिससे एग्जामिनर उसको कम टाइम में पढ़ भी पा सकें, और आप कम से कम शब्दों में अपने बात को अगर पूरी 100% बता देते हो तो आपको पूरी मार्किंग मिल रही होती है। इस बात को हमें समझना है, ठीक है। फोल्डर क्या होता है? तो फोल्डर वह स्थान होता है जिसमें फाइलें और अन्य फोल्डर क्या होते हैं? संग्रहित किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बता रहे हैं कार्य। तो फाइल का कार्य क्या होता है? डेटा को सेव करना, संपादित करना और पढ़ने के लिए उपयोगी बनाना। फोल्डर क्या करता है? फाइलों को व्यवस्थित या ऑर्गेनाइज रखने का क्या करता है? काम करता है या इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एग्जांपल्स की। तो फाइल के एग्जांपल क्या हो गया भाई? डॉक्यूमेंट हो गया, इमेज हो गया, जेपीजी हो गया, है ना, सॉन्ग हो गया, MP3, ये सब क्या है? फाइल्स के प्रकार है। और फोल्डर के प्रकार क्या हो गए? तो डॉक्यूमेंट्स हो गए, पिक्चर हो गया या म्यूजिक हो गया, ये क्या हो गया? फोल्डर हो गया। तो हमने इस नाम का फोल्डर बनाया। मान लीजिए मैंने म्यूजिक नाम का फोल्डर बनाया है तो इसमें सारे MP3 गाने में रख दूंगा, है ना। मैंने पिक्चर नाम का बनाया फोल्डर तो इसमें सारी JPG फाइल रख दूंगा। मैंने डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर बनाया है तो इसमें सारे डॉक्यूमेंट फाइल इसमें रख दूंगा। तो फोल्डर के अंदर क्या होती है? फाइल्स को रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रकार। तो टेक्स्ट फाइल हो गए, इमेज फाइल हो गई, ऑडियो फाइल हो गई, वीडियो फाइल हो गई, इस तरह से इनके क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। फोल्डर जो है मुख्यतः फोल्डर और सब फोल्डर, इसके 2 ही प्रकार होते हैं। पहचान की बात कर लेते हैं तो फाइल का जो नाम होता है उसको एक्सटेंशन नेम की सहायता से पहचाना जाता है। जैसे .txt लिखा है इसका मतलब ये टेक्स्ट फाइल है। .jpg लिखा है इसका मतलब ये क्या हो गई? इमेज फाइल हो गई। .png लिखा है इसका मतलब क्या होगा? ये इमेज फाइल हो गई। तो फोल्डर में क्या होता है? फोल्डर में कोई एक्सटेंशन नहीं होता। फोल्डर में केवल उसका नाम होता है जो आपने डाला होता है। जिस नाम का फोल्डर बनाना चाहेंगे उस नाम का फोल्डर क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा। लास्ट में हम एक लाइन में लिख सकते हैं कि फाइल में डेटा होता है जबकि फोल्डर जो होता है, फोल्डर में फाइलों को व्यवस्थित क्रम में रखने का काम किया जाता है। तो एक निष्कर्ष भी आप यहाँ लास्ट में क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है ना हमारा जो 12 नंबर का क्वेश्चन है। तो 12 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि उत्पाद और सेवा आधारित व्यापार के बीच कोई 5 अंतर आप बताइए, है ना। हमसे यहां पर पूछा है उत्पाद और सेवा आधारित व्यापार, इनके बीच 5 अंतर बताना है। ये आप देखोगे तो 4th नंबर की जो यूनिट है उद्यमशीलता कौशल, वहां से ये सवाल आपका बनता है। तो यहां भी हम कोशिश करेंगे कि अंतर बताने हैं तो हम कम शब्दों में अपनी बात रख रहे होंगे। सबसे पहले हम आधार बताएंगे, फिर हम लिखेंगे एक साइड उत्पाद आधारित व्यापार, दूसरे साइड हम लिखेंगे सेवा आधारित व्यापार। सबसे पहले हम अर्थ बताएंगे। तो उत्पाद आधारित व्यापार का मतलब होता है कि इसमें वस्तुओं या गुड्स की खरीदारी और बिक्री का कार्य किया जाता है। उत्पाद मतलब क्या होते हैं? गुड्स होते हैं, ठीक है ना, या कोई प्रोडक्ट होता है जिसको हम उत्पाद कह सकते हैं। सेवा का मतलब होता है सर्विसेज, है ना। तो इसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं, सर्विसेज प्रदान की जाती है। फॉर एग्जांपल आप एक दुकान पर जाते हैं और वहां से आप क्या ले आते हैं? एक बिस्किट का पैकेट खरीद के ले आते हैं। तो ये क्या है? एक प्रकार का प्रोडक्ट है या उत्पाद है, आपको दिखाई भी दे रहा है। सेवा का मतलब क्या होता है? आपके मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया तो आपने क्या कर लिया? जियो का एक महीने का रिचार्ज कर लिया, तो ये क्या है? एक सर्विस हो गई। तो आपको अंतर इसमें समझ में आ रहा है कि भाई उत्पाद क्या होता है और सेवा क्या होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रकृति की। तो वस्तु दिखाई देती है और छुई जा सकती है। मैंने बताया दुकान से आप बिस्किट का पैकेट खरीद के ला रहे हो या कोई सामान खरीद के ला रहे हो तो आपको दिखाई भी दे रहा है, उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं या उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। सेवा जो है, सेवा को छुआ नहीं जा सकता, केवल क्या किया जाता है? अनुभव किया जा सकता है या उसका फायदा लिया जा सकता है, ठीक है। जैसे बैंकिंग हो गया, LIC हो गया, ये सब सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। हॉस्पिटल्स हो गई है ना, ठीक है, ये सारी चीजें। तो आगे हम बात कर लेते हैं भंडारण। उत्पाद को आप क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो, संग्रहित कर सकते हो या संग्रहित करके रख सकते हो, पर सेवा को स्टोर नहीं किया जा सकता, उसका केवल उपयोग किया जा सकता है और खर्च किया जा सकता है। स्वामित्व की बात करते हैं तो खरीदने पर वस्तु का स्वामित्व ग्राहक को मिल जाता है। मान लीजिए कोई सामान आपने पैसे देकर खरीदा है तो अब उस सामान के मालिक कौन हो जाएंगे? आप हो जाएंगे। पर अगर वो दुकान में रखा हुआ है तो उसका मालिक कौन है? जो दुकानदार है या शॉपकीपर है वो सामान का क्या होगा? मालिक या ओनर कहलाएगा, उसका स्वामी कहलाएगा या उसका स्वामित्व जो है उसके पास रहेगा। पर अगर आपने पैसे देकर उस चीज को परचेज कर लिया है तो अब आप क्या हो गए? उसके ओनर हो गए या उसके क्या हो गए? मालिक हो गए। उस वस्तु जो है वो आपकी हो गई।
सेवा में क्या होता है, सेवा में स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता। अब ऐसा तो नहीं होगा कि जियो का 1 महीने का रिचार्ज आपने किया है, करवाया है, तो जियो कंपनी आपकी हो गई, आप जियो के क्या हो गए, मालिक हो गए, तो ऐसा इसमें नहीं होता। सेवा केवल हस्तांतरित होती है, उसमें से कुछ भाग आपको मिल जाएगा, आप उसका उपयोग कर लोगे, उस टाइम के अंदर वो चीजें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट हम उदाहरण की बात करते हैं, तो कपड़े हो गए, मोबाइल हो गए, किताबें हो गई, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, उत्पाद आधारित व्यापार के अंतर्गत आती हैं। सेवा आधारित व्यापार की बात करते हैं तो बैंकिंग हो गया, शिक्षा हो गया, परिवहन जो हो गया, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, सेवा आधारित व्यापार के अंतर्गत आती हैं। निष्कर्ष आप इसमें भी लिख सकते हैं कि उत्पाद आधारित व्यापार में वस्तुओं की बिक्री होती है, जबकि सेवा आधारित व्यापार में ग्राहकों को सुविधाएं या सेवाएं क्या होती हैं, प्रदान की जाती हैं या प्रदान करी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। स्पेशल कैरेक्टर्स क्या है, आप इन्हें किसी डॉक्यूमेंट में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ये 5 नंबर का सवाल है, आपसे पिछले साल पूछा गया था कि स्पेशल कैरेक्टर क्या होते हैं। तो स्पेशल कैरेक्टर क्या होते हैं, तो स्पेशल कैरेक्टर वे चिन्ह होते हैं या सिंबल्स होते हैं जो सामान्य अक्षरों यानी A से Z और 0 से 9 से क्या होते हैं, अलग होते हैं। आपको कीबोर्ड में देखने मिलता है, जैसे कि @ बना हुआ है ना, हैज लिखा हुआ है ना, डॉलर लिखा हुआ है, परसेंटेज लिखा हुआ है ना, M% लिखा हुआ है, या एंड साइन लिखा हुआ है ना, सी का ये है ना साइन बना हुआ है ना, ये इस तरीके से R लिखा हुआ है ना, तो ये सारे जो होते हैं ये स्पेशल कैरेक्टर्स कहलाते हैं। इनका उपयोग जो है वो गणितीय, तकनीकी या विशेष लेखन में किया जाता है। दूसरा पॉइंट, डॉक्यूमेंट में स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट करने की विधि, हम चाहे MS वर्ड की बात कर रहे हो या लिब्रे ऑफिस की हम बात कर रहे हो, तो जिस स्थान पर वह चिन्ह हमें इंसर्ट कराना है या लेकर आना है, वहां हम किसको ले जाते हैं, कर्सर को ले जाते हैं। फिर मेन्यू बार में हम क्या लिखते हैं, इस इंसर्ट विकल्प पर हम क्लिक करते हैं, फिर हम सिंबल्स पर जाते हैं या स्पेशल कैरेक्टर विकल्प को हम चुनते हैं, सूची में से आवश्यक जो चिन्ह है या विकल्प है वो चुने जाते हैं। आप इससे क्या कर सकते हो, इंसर्ट बटन पर क्लिक करके क्या कर सकते हो, इसको इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, निष्कर्ष की हम बात कर लेते हैं, तो स्पेशल कैरेक्टर विशेष चिन्ह होते हैं जिन्हें इंसर्ट मेन्यू की सहायता से डॉक्यूमेंट में आसानी से जोड़ा जा सकता है। ये आपका आंसर बना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 या 14 नंबर का क्वेश्चन है। यहां आपसे पूछा गया है कि नई स्प्रेडशीट बनाने के चरण लिखें, है ना, कि नई स्प्रेडशीट आपको बनाना है तो उसके चरण क्या होंगे। तो पहला स्टेप हो जाएगा कि लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम को पहले आपको ओपन करना है या उसको खोलना है। ठीक है, इसके बाद आप स्टार्ट स्क्रीन पर जाते हैं, तो आपको कहाँ जाना है, कैल्क स्प्रेडशीट पर आपको जाना है और इस विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आप फाइल पर जाएंगे, न्यू पर जाएंगे, फिर आप स्प्रेडशीट को यहाँ से क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। नई खाली स्प्रेडशीट स्क्रीन पर आपको दिखाई देगी। आवश्यकता के अनुसार आप इसमें डेटा को क्या कर सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं। आप सबको पता है कि स्प्रेडशीट क्या होती है, तो इसमें इस तरीके से कुछ रो बनी होती हैं और इस तरीके से क्या बने होते हैं, कुछ कॉलम्स बने होते हैं, है ना। तो जो कॉलम होते हैं उनके नाम कुछ इस तरीके से होते हैं, ABCDEF करके, है ना, ये आगे तक जाते हैं, और 1 2 3 करके इस तरीके से क्या होते हैं, ये रो होते हैं। तो ये रो होता है, ये कॉलम होता है। ठीक है, जहां भी रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है ना, और जहां पर ये हाईलाइटेड आपको दिख रही होती है ब्लू कलर की लाइन से, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एक्टिव सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल बोलते हैं, जिसके अंदर हमें डेटा को क्या करना होता है, इंसर्ट करना होता है। ठीक है, फाइल को सेव करने के लिए आप फाइल पर जाते हैं, सेव पर क्लिक करते हैं और नाम लिख देते हैं, सेव बटन पर क्लिक करते हैं, तो आपकी फाइल क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। निष्कर्ष हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इन सरल चरणों का पालन करके लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई स्प्रेडशीट को आसानी से बनाया और सेव किया जा सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 15 पर आ जाते हैं। ये भी 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है कि स्लाइड में चार्ट इंसर्ट करने के चरण या स्टेप क्या है। ठीक है, स्लाइड में हमें क्या करना है, चार्ट को इंसर्ट करना है, तो हम कैसे कर रहे होंगे। आपसे स्टेप्स पूछे तो आप सीधे यहाँ पर स्टेप्स बता रहे होंगे। नंबर 1 हम लिख रहे होंगे कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस हमें सबसे पहले ओपन करना है और जिस स्लाइड में चार्ट को जोड़ना है उसे हम, देखो ध्यान रखो, आपको ये पॉइंट्स याद नहीं करना, याद करना इसका कोई विकल्प नहीं है, हमें इसको समझना है कि कोई भी काम जब कर रहे होंगे तो सबसे पहले हम उस सॉफ्टवेयर को खोलेंगे। तो स्टेप 1 में हम यही लिखेंगे, कोई भी हमसे पूछ लिया जाए, कोई भी, है ना, आंसर इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो जिस चीज के बारे में पूछा वो आप लिखोगे ना पहली लाइन में कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस को हमें ओपन करना है। अब जिस स्लाइड में चार्ट जोड़ना है उस स्लाइड को आप सेलेक्ट कर रहे होंगे, फिर आप मेन्यू बार में जा रहे होंगे तो वहां आपको इंसर्ट ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करोगे। इंसर्ट पर जब क्लिक करोगे तो उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन देगा, पिक्चर इंसर्ट करना है, चार्ट इंसर्ट करना है, ग्राफ इंसर्ट करना है, तो आप बोलोगे चार्ट इंसर्ट करना, तो आप चार्ट विकल्प पर क्लिक कर दोगे। फिर स्लाइड पर क्या होगा, एक डिफॉल्ट चार्ट आपको दिखाई देगा जो पहले से सेट वहां
वहाँ होगा। तो हमें ये इंसर्ट नहीं करना, तो हम मोर पर क्लिक कर रहे होंगे तो हमें और सारे चार्ट दिखाई दे रहे होंगे। तो चार्ट पर डबल क्लिक करने से क्या होगा, जो डेटा है वो टेबल्स के फॉर्म में क्या होगा, आवश्यक जानकारी उसमें हमें दर्ज करनी पड़ेगी। कार्य पूरा होने के बाद क्या हो जाएगा, आप बाहर क्लिक करेंगे, चार्ट जो है वो आपकी स्लाइड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा या क्या होगा, जुड़ जाएगा। निष्कर्ष हम लिख सकते हैं कि हम इंसर्ट चार्ट विकल्प की सहायता से इम्प्रेस में आसानी से चार्ट को जोड़ और क्या कर सकते हैं, संपादित, मतलब क्या हो सकता है, उसको हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। तो आगे आप देखोगे यहाँ से आपके 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं और ये आपके जो है ये क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर कहाँ तक जाते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 20 तक जाते हैं। तो ये सारे 5 क्वेश्चन जो होते हैं आपके ये 7 मार्क्स वाले होते हैं, इनको हम निबंधात्मक क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है ना, और ये 7 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और इसमें आपको 200 शब्दों को कवर करना होता है, या हम अपने आंसर को 200 शब्दों तक लिख सकते हैं। ठीक है, पहला इसमें आपसे पूछा गया कि निम्न को परिभाषित करें या इनके शॉर्ट नोट लिखें। सबसे पहला, शिक्षा के क्षेत्र में आईटी और कार्य क्षेत्र में आईटी। आप देखोगे तो प्लेलिस्ट में या कोर्स सेक्शन में आपको जो डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर उसकी यूनिट 1 मैंने कंप्लीट करवाई थी। तो यूनिट 1 में आपको 3 से 4 क्लासेस मिल रही होंगी, तो मैंने उसमें यूनिट 1 आपको कंप्लीट बताया हुआ। तो उसमें मैंने आईटी के जो अनुप्रयोग हैं वो आप एक बार देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से हर साल एक क्वेश्चन बना होता है। तो वो आप कोर्स वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगा। आप सीधे चैनल पर जाओगे, उसके बाद आप कोर्स में जाओगे, कोर्स में आप जाओगे तो कोर्स में आपको आईटी का वहाँ पे 9th क्लास का कोर्स मिल रहा होगा, जिसमें यूनिट 1 मैंने वहाँ पर आपकी कंप्लीट करवाई हुई है। ठीक है, तो पहला हमें लिखना है शिक्षा के क्षेत्र में आईटी। शिक्षा के क्षेत्र में आईटी, आईटी को हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो आप बोलोगे शिक्षण और अधिगम, यानी टीचिंग और लर्निंग की जो प्रक्रिया होती है, इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, ई लर्निंग एप्स आदि तकनीकों का उपयोग हम करते हैं। इसके माध्यम से छात्र ऑनलाइन कक्षाएं, डिजिटल पुस्तकें, वीडियो लेक्चर और प्रेजेंटेशन द्वारा आसानी से क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। आईटी से शिक्षा अधिक रोचक, प्रभावी और कैसी बन जाती है, सुलभ या इजी बन जाती है। ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट हम बताएंगे कार्य क्षेत्र में या वर्क प्लेस में आईटी का क्या रोल है। कार्य क्षेत्र का मतलब होता है वर्क प्लेस, जहां आप काम करते हो या कोई भी व्यक्ति काम करता है, तो उस क्षेत्र में आईटी की क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपसे पूछा। तो कार्य क्षेत्र में आईटी का अर्थ होता है कि कार्यालय हो गए, उद्योग हो गए, व्यवसाय में कंप्यूटरों एवं डिजिटल तकनीक का उपयोग करके कार्यों को तेज, सटीक और व्यवस्थित बनाया जाता है। जैसे हम बात कर लें तो डेटा एंट्री, ऑनलाइन बैंकिंग, ईमेल संचार, वेतन प्रबंधन, ऑनलाइन मीटिंग आदि। आईटी के उपयोग से समय की बचत होती है, कार्य की गुणवत्ता बढ़ती है और संचार क्या होता है, आसान बनता है या बनाया जाता है। निष्कर्ष की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो आईटी ने शिक्षा और कार्य क्षेत्र दोनों में कार्य करने के तरीके को आधुनिक, सरल और कैसा बना दिया है, प्रभावी बना दिया है। तो आप इतना इसमें लिख सकते हो। ठीक है, जितना हम 3 नंबर के लिए लिख रहे होंगे लगभग आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि 7 नंबर में 2 शॉर्ट नोट आपसे पूछेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि 3.5 नंबर एक सेक्शन के या एक पार्ट के होंगे। तो अगर 2 पॉइंट आपसे पूछे, मतलब 2 चीज़ों के बारे में पूछा गया है, तो 3 नंबर जितना आप इसमें या उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप लिख के एक निष्कर्ष या एक इंट्रोडक्शन बना के उसको लिख सकते हैं, ये सफिशियंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कीबोर्ड क्या है, विभिन्न प्रकार की की का वर्णन करेंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आप बताएंगे कीबोर्ड क्या है। तो एक लाइन में आप इंट्रोडक्शन बता सकते हैं कि कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में अक्षर, अंक और अन्य चिन्ह वगैरह टाइप करने के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, निर्देश देते हैं या इंस्ट्रक्शंस क्या करते हैं, देते हैं। ठीक है, कीबोर्ड में विभिन्न प्रकार की कीज होती हैं। ठीक है, अब हमें सारी तो नहीं लिखना या हमें 108 की के बारे में नहीं बताना, हम क्वेश्चंस को देखेंगे भाई 7 नंबर का है, तो कोशिश करेंगे कि 6 से 7 हम है ना साइड हेडिंग बना लें और उनके बारे में 1-1 लाइन या 2-2 लाइन में हम लिखते चले जाएं, है ना। एक डायग्राम हम बना सकते हैं कीबोर्ड का, चाहे अगर आपके पास पर्याप्त एग्जाम में समय है तो एक डायग्राम भी आप यहाँ बना सकते हैं। उसमें मेन चीजें बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इतनी कीज होती हैं, इनको हम अल्फान्यूमेरिक बोलते हैं, ये स्पेशल कीज होती है ना। ठीक है, इस तरीके से नंबर कीज होती हैं, जो आप बता सको यहाँ पर वो आप बता सकते हो। तो हमने यहाँ पर शामिल किया सबसे पहले अक्षर कुंजियां, जिसको हम अल्फाबेट की कहते हैं। तो ये ए से जेड तक होती हैं। ठीक है, जिनमें शब्द जो है या वाक्य टाइप किए जाते हैं। बिल्कुल सिंपल, आपको सरल भाषा में यहाँ पर चीजें बताना है। दूसरा आप लिख सकते हो नंबर कीज, जिनमें 0 से हम 9 लिख सकते हैं। अब ऐसा सिंगल पॉइंट भी आप बना सकते हो, आप लिख सकते हो अल्फा न्यूमेरिक कीज, है ना। इसमें ए से जेड और 0 से 9 तक की कीज क्या होती हैं, आती है। नेक्स्ट आप लिखोगे फंक्शन कीज, जो F1 से लेकर F12 तक होती हैं। इनको हम फंक्शन कीज बोलते हैं, जो विशेष कार्यों के लिए बनाई जाती हैं या उपयोग की जाती है। जैसे F1 का मतलब हेल्प करना होता है
और अलग अलग प्रोग्राम्स में, अलग अलग सॉफ्टवेयर में इनका मतलब जो है वो बदल जाता है या अलग अलग तरीकों से ये उपयोग करी जाती है। नेक्स्ट हम बताएंगे 4th नंबर पर कंट्रोल कीज, है ना, जिसमें आल्ट आता है, आपका कंट्रोल आता है, शिफ्ट आता है, एस्केप आता है, इन सबको हम कंट्रोल कीज बोलते हैं, जो अन्य कीज के साथ मिलकर विशेष कार्य करती है। फिर आ जाता है नेविगेशन कीज या नेविगेशन की, इसमें एरो की है ना, होम की है, एंड की है, पेज अप पेज डाउन, ठीक है, कर्सर को मूव करने या इधर उधर ले जाने के लिए उपयोग करी जाती है, तो इनको हम नेविगेशन कीज बोलते हैं। फिर आ जाता है विशेष कुंजियां या स्पेशल कीज, जिनमें एंटर आता है, स्पेस बार आता है, बैक स्पेस आता है, डिलीट आता है, इनको हम विशेष या स्पेशल कीज के नाम से जानते हैं, जो टाइपिंग और संपादन या एडिटिंग में क्या करती हैं, मदद करती हैं। निष्कर्ष की बात कर लेते हैं तो कीबोर्ड कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण इनपुट उपकरण है, जिसमें विभिन्न प्रकार की कीज होती हैं, जो क्या करती हैं, अलग अलग तरीके के कार्यों को संचालित करती हैं, यानी के द्वारा अलग अलग कार्य किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 18 पे आ जाते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाने, टेबल को संशोधित करने और डिलीट करने की प्रक्रिया बताएं। बड़ा क्वेश्चन है, आपको 3 सेक्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि क्वेश्चन 3 सेक्शन में पूछा गया है, तो हम भी कोशिश करें कि हम इसको 3 सेक्शन में कवर कर रहे हो। सबसे पहले हम बना दें कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाने की प्रक्रिया या क्रिएटिंग अ टेबल। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर आपको ओपन करना है, फिर मेन्यू बार में टेबल पर आपको जाके क्लिक कर देना है, फिर आप इंसर्ट टेबल पर जाएंगे। तो इंसर्ट टेबल में जब आप जाएंगे तो वहां पर 2 बॉक्सेस बने रहेंगे, है ना, इस तरीके से बॉक्सेस। आपसे पूछेंगे कि आपको कितनी रो चाहिए और कितने कॉलम चाहिए, तो आप 2x3 कर दोगे तो उसमें 2 रो और 3 कॉलम आपको मिल जाएंगे। 3x3 कर दोगे तो आपको 3 रो और 3 कॉलम मिल जाएंगे, है ना। फिर आवश्यकता हमारी जो है वो रो और पंक्तियों के स्तंभ हमसे संख्या पूछी जाती है। फिर आप ओके बटन पर क्लिक करोगे, आपकी टेबल जो है वो डॉक्यूमेंट में एज इट इज बन जाएगी। अगर आपने, ठीक है, 2x2 किया होगा तो आपको 2 रो और 2 कॉलम मिल जाएंगे। आपने 3x3 किया होगा तो आपको 3 रो और 3 कॉलम क्या होंगे, मिल जाएंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पार्ट हमसे पूछा गया कि टेबल को संशोधित या एडिट करने के स्टेप बताओ, है ना। तो टेबल को संशोधित या एडिट करना है या मॉडिफाई करना है, तो आपको बताएगा कि टेबल के अंदर हमें कर्सर को रखना है, फिर हमें टेबल मेन्यू में जाना है, पंक्ति या स्तंभ को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे, यहाँ रो या कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, फिर पंक्ति या स्तंभ को हटाने के लिए हम डिलीट या डेल पर जाएंगे, रो और कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, आकार को बदलने के लिए सेल की सीमा या बॉर्डर को हम क्या करते हैं, माउस से क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं, टेक्स्ट का फॉर्मेट बदलने के लिए हम बोल्ड, अलाइनमेंट आदि विकल्पों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं या उसको बदल सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा कि टेबल को डिलीट करने की प्रक्रिया और बताएं कि क्या है। तो पूरी टेबल को सेलेक्ट करना है, मेन्यू बार पर जाना है, ठीक है, मेन्यू बार में टेबल पर हमें क्लिक करना है और हम डिलीट पर जाएंगे तो पूरी की पूरी जो टेबल होगी वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी या हट जाएगी। एक सेक्शन को डिलीट करना है तो हम उतने सेक्शंस को सेलेक्ट करेंगे और हम वहां से रो या कॉलम को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या उसमें इंसर्ट कर सकते हैं या उसको ऐड भी कर सकते हैं। तो बहुत आसान सी चीज़ें हैं, इनमें हमें बहुत परेशान नहीं होना है कि हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तब हमें समझ में आएंगी। तो सिंपल सी चीज़, अगर आपने एक बार भी प्रैक्टिकल किया होगा और उसको ध्यान से समझ के आपने पढ़ा होगा तो आप एग्जाम में एज इट इज उसको लिख सकते हो। याद करने की आवश्यकता इसको नहीं है कि हम इसको रट रहे हो या याद कर रहे हो, ठीक है। निष्कर्ष आप लिख सकते हो कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल मेन्यू की सहायता से टेबल को आसानी से बनाया और संशोधित या हटाया जा सकता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। आपसे पूछा गया स्प्रेडशीट क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में इसके विभिन्न भागों को आप जो है वो समझाएं या इनका क्या करें, वर्णन करें, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क के विभिन्न जो भाग हैं उसमें से आप कोशिश करें कि 6 से 7 भाग जो हैं उनको आप यहाँ पर एक एक 2-2 लाइन में बताते चले जाएं। सबसे पहले आपने बता दिया भैया टाइटल बार। तो क्या होता है, ऊपरी भाग होता है जहां पर फाइल का नाम दिखाई देता है। तो आप एक लाइन यहाँ इस तरीके से बना देना और यहाँ लिख देना टाइटल बार और यहाँ पर फाइल का नाम लिख देना, बस हो गया। इस तरीके से चित्र बनाना, पूरा बनाने की कोशिश आप मत करना कि हम पूरा विंडो बना रहे होंगे जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा होगा, एग्जाम में हम क्वेश्चन है ना कंप्लीट ना कर पाए। तो आप सिंपल एक लाइन यहाँ बनाना, उसमें टाइटल लिख देना और यहाँ डैश करके लिख देना कि भैया ये क्या है, स्प्रेडशीट है या लिब्रे ऑफिस क्या है, कैल्क है, ठीक है। फिर आता है मेन्यू बार। तो इसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट आदि मेन्यू होते हैं जिनसे विभिन्न कार्य किए जाते हैं। एक फिल आप लाइन बनाना, उसमें ये 4 पॉइंट आप लिख देना, सारे लिखने की आप जरूरत नहीं है कि हम 13-14 सारे पॉइंट यहाँ पर लिखने होगा ना। सिंपल सा हमें केवल उसको है ना डिनोट करना है या बताना है ना, एक सिंपल सा डायग्राम बनाना। फिर आ जाता है टूल बार। तो यहाँ शॉर्टकट बटन होते हैं जैसे सेव है, प्रिंट है, बोल्ड आदि। फिर होता है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में क्या होता है, चयनित सेल का डेटा या फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, दिखाई देता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वर्क एरिया या वर्कशीट। तो ये मुख्य क्षेत्र होता है जहां पर पंक्तियां 1 2 3 या क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं। मैंने भी आपको बताया था इस तरीके से, है ना। ये रो होती है, इनमें 1 2 3 4 लिखा होता है और इनमें जो स्तंभ होते हैं या कॉलम होते हैं इनमें ABCD लिखा होता है,
ठीक है। फिर आ जाता है शीट टैब। तो नीचे की ओर जो है वो शीट 1 शीट 2 लिखा होता है, वहाँ एक प्लस बना होता है, उस पर आप क्लिक करोगे तो न्यू शीट आपकी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी या न्यू शीट खुल जाएगी। फिर स्टेटस बार आप बता देना कि सबसे नीचे होता है जहाँ पर सम एवरेज जैसी जानकारी दिखाई देती है। निष्कर्ष भी लिख सकते हो, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो स्प्रेडशीट डेटा को व्यवस्थित करने, गणना करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। लिब्रे ऑफिस कैल्क के विभिन्न भाग जो हैं ये अलग अलग कार्यों को क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित करते हैं और इनसे जुड़े होते हैं। इस तरीके से आपका आंसर क्या हो रहा होगा, कंप्लीट हो रहा होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन नंबर 20। इसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या है। स्लाइड में चित्र ऑब्जेक्ट को ऐड करने के स्टेप आपसे पूछे गए हैं। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो है ये यूनिट नंबर आपकी क्या है, 5 है, इससे ये सवाल आपका बना हुआ है। तो सबसे पहले कोशिश ये करना कि आप इसके बारे में 1 से 2 लाइन में बता दें कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या है या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या है, फिर आप सेकंड पार्ट को कवर कर रहे होंगे। हमेशा ध्यान देना कि 7 नंबर का जो क्वेश्चन है ये अपने अंदर एक से 2 सेक्शन या 3 सेक्शन को बनाए रखता है। मतलब इस क्वेश्चन में छोटे छोटे 3 क्वेश्चन छुपे होते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या है, मतलब हमें 2 लाइन में या 3 लाइन में, मान लीजिए 2 नंबर इस पे बन रहा है, तो हमें इसको 2 से 3 लाइन में बताना पड़ेगा कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या है। आगे कह रहा है कि स्लाइड में चित्र एवं ऑब्जेक्ट को ऐड करने के स्टेप लिखो। तो अब आप ये दूसरे सेक्शन को कंप्लीट करेंगे ना, तो कोशिश करना कि जो 7 नंबर वाला क्वेश्चन है अगर उसमें 2 सेक्शन है तो आप 2 सेक्शन लिखें, और अगर 3 सेक्शन में क्वेश्चन को तोड़ा गया है या अलग अलग 3 सेक्शन आपसे पूछे गए हैं तो आप कोशिश करना कि उसमें आप तीनों पार्ट को है ना बारी बारी से बताओ, जिससे आपकी मार्किंग जो हो रही हो वो पूरी 7 मार्क्स आपको है ना, या 6 से 7 नंबर आपको पूरे पूरे मिल रहे हैं। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो है वो एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग स्लाइड बनाकर जानकारी को प्रेजेंट करना या प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से टेक्स्ट है, चित्र है, चार्ट है, ऑडियो वीडियो आदि जोड़कर उसमें आकर्षक रूप से उसको क्या होता है, तैयार किया जाता है या एक प्रस्तुति बनाई जाती है। स्लाइड में चित्र या पिक्चर को जोड़ने के चरण। अब आप इस सेकंड पार्ट को क्वेश्चन का बताओगे तो इसमें आप पॉइंट्स फॉर्म में इसको बताओ कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हमें सबसे पहले ओपन करना है, फिर जो भी स्लाइड हमें इसमें सेलेक्ट करनी है उस पार्ट को या उस स्लाइड को हम क्या कर लेंगे, जो डिफॉल्ट स्लाइड्स होंगी उनको हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। अब मेन्यू बार में इंसर्ट पर गए है ना, तो इसमें इमेज का विकल्प आएगा। अब अपने कंप्यूटर से कोई भी चित्र फाइल या पिक्चर जो फाइल है उसको हम इमेज फाइल को चुन लेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे तो चित्र जो है या जो पिक्चर है वो स्लाइड में क्या हो जाएगी, आ जाएगी। अब उसको माउस से ड्रैग करके आप उसका आकार छोटा बड़ा कर सकते हो, जहां उसको सेलेक्ट करना है जिस डायरेक्शन में या पेज पर जिस जगह आपको सेलेक्ट करना उस पार्ट पर आप क्या कर सकते हो, उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अब क्या होगा, तो स्लाइड में ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, ठीक है, जो है वो आपका आ गया, या जो चित्र है वो आपकी उसमें हो गया, आ गया। अब आपसे कह रहे हैं कि चित्र एवं ऑब्जेक्ट को ऐड करना। अब कोई ऑब्जेक्ट आपका है, मान लीजिए आपने स्लाइड को ओपन किया, फिर आप इंसर्ट मेन्यू पर गए, फिर आपने क्या किया, आवश्यक विकल्पों में कोई शेप है आपका, कोई चार्ट है, कोई टेबल है, कोई भी टेक्स्ट बॉक्स है, ये सारे क्या हो गए आपके ऑब्जेक्ट हो गए। तो चित्र हमने ऐड कर लिया, ठीक उसी तरीके से क्या होगा, हम ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि जो इंसर्ट मेन्यू होता है उसके अंदर ही आपको ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो मिलेंगे, जिसमें आप इमेज इंसर्ट करना चाहो, कोई शेप इंसर्ट करना है, चार्ट है, टेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, ये सारी चीजें आपको जो है वो इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत मिल रही होंगी। स्लाइड पर हम क्लिक करेंगे, उसको ड्रैग करेंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा या जुड़ जाएगा। आवश्यकता के अनुसार आकार और फॉर्मेट इसका जो है वो बदल जाएगा। इसके बाद निष्कर्ष आता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में इंसर्ट मेन्यू की सहायता से स्लाइड में आसानी से चित्र एवं विभिन्न ऑब्जेक्ट क्या है, जोड़े जा सकते हैं, जिससे आप प्रस्तुति अधिक आकर्षक क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, अपनी स्लाइड को और बेहतर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई हैं तो आप इस वीडियो को क्या कर सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, जिससे उनका भी फायदा हो रहा हो। साथ ही साथ जो भी ये क्लास मैंने आपकी पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट करी है, ठीक है, तो जिसमें मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन पेपर का बताया है और आंसर राइटिंग बताई है, तो इस चीज़ को क्या कर सकते हो आप, इस पीडीएफ को यहाँ से इसकी कंप्लीट इस क्लास की पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो और उस पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस या अपना अभ्यास कर सकते हो, या उसको देखकर आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से आप इसको सीधे क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी है या समस्या है, ठीक है, या आपको कुछ और अधिक जानना है, ठीक है, या आपकी कोई भी समस्या है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, ठीक है।